हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने पढ़ेंगे साल्ट अफेक्टेड सॉइल के बारे में। ठीक है ना, सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल के बारे में आज अपने इस लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है ना, सैलाइन सॉइल कौन सी होती है, एल्कलाइन सॉइल कौन सी होती है, इनका रिक्लेमेशन कैसे करते हैं, इनके लिए बनने के कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है ना, काउजेज फैक्टर कौन कौन से हैं, तो उन सभी की कंप्लीट डिटेल अपने आज पढ़ने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। साल्ट अफेक्टेड सॉइल। कल अपनों ने एसिडिक सॉइल के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, किसके बारे में पढ़ा था अपनों ने, एसिडिक सॉइल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एक मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी, शायद आप लोगों ने अच्छी तरीके से उसको समझा होगा कि किसी भी फर्टिलाइजर के अंदर यदि आपने न्यूट्रिएंट की अमाउंट ज्ञात करनी है तो वो कैसे ज्ञात की जाती है। ये मतलब अपने देखते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है, यूरिया होती है, उसमें 40% नाइट्रोजन होते हैं, तो वो कैसे निकली। कार्बन 20% होता है, वो कैसे निकला। ठीक है ना, जिप्सम में कैल्शियम 29% होता है, वो कैसे निकला। ठीक है ना, तो उसका मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि किस हिसाब से उसको निकालते हैं। आपको मोलिकुलर वेट याद होगा तो आप उसको है आसानी से पता लगा सकते हो कि इसके अंदर कैल्शियम कितना है, इसके अंदर सल्फर कितना है, यूरिया में नाइट्रोजन कितना है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, इन सभी के बारे में आप अच्छे तरीके से जो है वो बता सकते हो। ठीक है ना, तो अपने अब बात करते हैं साल्ट अफेक्टेड सॉइल के अंदर। तो इसका यदि देखें, एरिया देखें इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इसका एरिया कितना है इंडिया के अंदर, इसका एरिया है 6.74 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, 6.74 मिलियन हेक्टेयर जो है एरिया है साल्ट अफेक्टेड सॉइल का इंडिया के अंदर। यदि वहीं राजस्थान की बात करें अपने, तो राजस्थान में कितना है, तो 0.37 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, अब देखिए राजस्थान में पॉइंटों के अंदर चला गया 0.37 मिलियन हेक्टेयर। तो जब एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो बड़े वाले जो डाटा होते हैं, जैसे इंडिया लेवल पे जो डाटा होते हैं वो तो मिलियन हेक्टेयर में पूछा जाएगा, लेकिन जो पॉइंट के अंदर आ जाते हैं, जैसे ये है 3.37 मिलियन हेक्टेयर, तो इसको आपको कैसे याद रखना है, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए 3.7 लाख हेक्टेयर। यानी इस वाले डाटा को आपको लाख के अंदर याद करना होगा। ठीक है ना, भी राजस्थान में कितना है, 3.7 लाख हेक्टेयर है साल्ट अफेक्टेड सॉइल का। ठीक है ना, यदि डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं राजस्थान के अंदर, ठीक है, मतलब ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल है, तो राजस्थान के अंदर एक तो जोधपुर हो गया, ठीक है, पाली के अंदर भी ये साल्ट अफेक्टेड सॉइल देखने को मिलती है। बीकानेर हो गया आपका, जैसलमेर हो गया, ठीक है, बाड़मेर हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है साल्ट अफेक्टेड सॉइल अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब जहाँ पर क्या है, पानी की मात्रा कम है ना, ठीक है, वाटर जो है लेवल बहुत ही डाउन गया हुआ है, वहाँ पर जो है साल्ट अफेक्टेड सॉइल जो है पाई जाती है। अपने इसके काउजेस फैक्टर देखेंगे ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एरिड क्लाइमेट की बात अपने करेंगे, तो मतलब जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है वहाँ पर कौन सी सॉइल होती है, साल्ट अफेक्टेड सॉइल जो है प्रेजेंट होती है, सैलाइन या एल्कलाइन सॉइल। ठीक है ना, तो एरिया कितना है, 6.7 मिलियन हेक्टेयर है। राजस्थान की बात करूँ तो 0.37 मिलियन हेक्टेयर यानी 3.7 लाख हेक्टेयर है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो जोधपुर और पाली के अंदर मेन है, सबसे ज़्यादा यहीं पे है, जोधपुर और पाली के अंदर। इसके बाद बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में भी जो है साल्ट अफेक्टेड सॉइल पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक इंडेक्स बनवाने जा रहा हूँ, उस इंडेक्स को अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। हर साल किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, वो इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको बना लीजिए एक बार। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए उस इंडेक्स में आपको कुछ इस टाइप से बनानी है।
यहाँ पे लिख लीजिए सॉइल, फिर इधर आपको 3 जो है रो बनानी है। इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए आप EC, यहाँ पे आप लिख लीजिए ESP, और यहाँ पे आप लिख लीजिए PH, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपको इंडेक्स बनानी है, ठीक है। सोइल के अंदर यहाँ पे लिख लीजिए आप सेलाइन सोइल, एल्केलाइन सोइल, सेलाइन एंड एल्केलाइन सोइल, सेलाइन एल्केलाइन सोइल, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा, ठीक है ना। सेलाइन सोइल को क्या बोलते हैं? लवणीय मृदा। एल्कलाइन सोइल को क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा। इसको बोलते हैं लवणीय मृदा। यहाँ पे बोलेंगे क्षारीय और लवणीय दोनों, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर EC की बात करेंगे, ESP की बात करेंगे और PH की बात करेंगे। EC क्या होती है? EC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। EC की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। EC जो है इसको मेजर किया जाता है EC मीटर से ही, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को EC मीटर से ही मेजर किया जाएगा, ठीक है। EC जो है ये किसको मेजर करता है? तो ये करता है साल्ट कंटेंट को, ठीक है। अच्छे तरीके से इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। EC किसको मेजर करता है? जो साल्ट कंटेंट होता है सोइल के अंदर उसको मेजर कौन करता है? आपका EC ही करता है, ठीक है। साल्ट कंटेंट मेजर्ड, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो किससे मेजर की जाती है? EC मीटर से मेजर की जाती है, प्लस साल्ट कंटेंट को ये मेजर करता है। एग्जाम के अंदर जो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनता है वो है इसकी यूनिट, ठीक है। इसकी जो यूनिट है वो है डेसी साइमन मीटर इनवर्स। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है। EC की यूनिट क्या होती है? डेसी साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये आपको EC के बारे में 3 पॉइंट याद रखने हैं। फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। EC मीटर से इसको मेजर करते हैं, साल्ट कंटेंट को EC मेजर करती है, और यूनिट क्या होती है? डेसी साइमन मीटर इनवर्स। इसके बाद में बात आती है ESP की। पहले अपने देख लेते हैं कि EC, ESP, PH ये होता है क्या है, फिर अपने इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए ESP की बात करूं, ESP की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। क्या होगी? एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ठीक है ना। ESP जो है वो किसको मेजर करता है? वो करता है सोडियम कंटेंट को, ठीक है ना, ठीक है। मतलब सोइल पे जो सोडियम का एक्यूमुलेशन होता है भी, कितना सोडियम वहाँ पे जो इकट्ठा हुआ है उसको जो मेजर करेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे अपने ESP, ठीक है ना। सोडियम कंटेंट को कौन मेजर करता है? ESP करता है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ठीक है। इसका एग्जाम के अंदर फॉर्मूला पूछा जाता है। प्री PG के अंदर आपका ये फॉर्मूला आया हुआ भी है ESP का। और एक चीज़ याद रखिएगा, प्री PG के अंदर सबसे ज़्यादा जो है फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ESP का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ठीक है। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज अपॉन में CEC, और परसेंटेज के अंदर है तो गुणा के अंदर क्या आ जाएगा? 100, ठीक है। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज अपॉन में, नहीं एक्सचेंजेबल सोडियम आएगा, परसेंटेज तो आगे आ गया गुना के अंदर, ठीक है। एक्सचेंजेबल सोडियम मतलब कितना जो है सोडियम वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है एक जगह से दूसरी जगह आकर, ठीक है। CEC का मतलब क्या होता है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, और गुणा के अंदर जो है 100 आ जाएगा, ठीक है। परसेंट के कारण जो है 100 आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। ESP एक्सचेंजेबल सोडियम अपॉन में CEC इंटू 100, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ESP का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सचेंजेबल सोडियम अपॉन में CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इंटू 100, ठीक है। किसको मेजर करता है? सोडियम कंटेंट को मेजर करता है। PH मैंने
शायद बता रखा है आपको पहले भी, फिर भी बता देता हूँ। पीएच जो है वो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है ना। और पीएच के अंदर 1 to लेके 14 तक जो है नंबर लिखे होते हैं, उसके द्वारा अपने एसिडिक सॉइल, सैलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल को बताते हैं कि कौन सी अम्लीय मृदा है, ठीक है ना, कितने पीएच पे अम्लीय होती है, कितने पे क्षारीय होती है, कितने पे लवणीय होती है, और कौन सी पीएच पे न्यूट्रल यानी उदासीन होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या समझना है, जो सैलाइन सॉइल होती है उसमें क्या होते हैं, एक तो क्लोरीन और एक सल्फेट के जो है साल्ट होते हैं, ठीक है ना, क्लोराइड और सल्फेट के साल्ट होते हैं। एल्कलाइन सॉइल में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के जो है साल्ट होते हैं, ठीक है ना। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साल्ट आपको कहाँ देखने मिलेंगे, आपको एल्कलाइन सॉइल के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और जो आपकी सैलाइन सॉइल है वहाँ पे क्लोराइड और सल्फेट के साल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। CO3, ठीक है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आ गया। अब देखिए इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, वो देख लीजिए। सैलाइन सॉइल को किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है सोलन चाक के नाम से। ये नाम जो है वो अच्छे तरीके से लिख लेना, एग्जाम के अंदर इस नाम से भी पूछा जा सकता है कि सोलन चाक जो है वो कौन सी मृदा को बोलते हैं, कौन सी सॉइल को बोलते हैं, तो सैलाइन सॉइल को बोलते हैं। एल्कलाइन सॉइल को किस नाम से जाना जाता है, तो एल्कलाइन सॉइल को जाना जाता है सोलोनेज के नाम से, ठीक है। सोलोनेज के नाम से किसको जाना जाता है, एल्कलाइन सॉइल को जाना जाता है। सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल दोनों को किस नाम से जाना जाता है, ये जो सैलाइन एल्कलाइन सॉइल जो है इसको जाना जाता है सोलोडाई के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, सोलोडाई के नाम से, ठीक है। सोलन चाक, सोलोनेज और सोलोडाई, समझ आ गया, ठीक है। सोलन चाक, सोलोनेज, ठीक है, और सोलोडाई, ये हो गए इनके नाम। अब देखिए जो सैलाइन सॉइल होती है इसकी ईसी कितनी होती है, तो इसकी ईसी होती है 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से ज़्यादा, मोर देन 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स। एल्कलाइन सॉइल की ईसी कितनी होती है, लेस देन 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। और जो सैलाइन सॉइल है उसकी ईसी, ईएसपी और पीएच जो है वो तीनों ही ज़्यादा रहती है। तो पहले अपने इन दोनों की बात कर लेते हैं। सैलाइन सॉइल की ईएसपी है वो होगी लेस देन 50%, ठीक है। और जो एल्कलाइन सॉइल है इसकी होगी मोर देन 50%। समझ आ गया कि सैलाइन सॉइल के अंदर ईसी ज़्यादा होगी और ईएसपी कम, एल्कलाइन सॉइल के अंदर ईसी कम और ईएसपी ज़्यादा होगी, ठीक है। सैलाइन सॉइल के अंदर 15% से कम होती है ईएसपी, एल्कलाइन सॉइल के अंदर 15% से ज़्यादा ईएसपी होती है। सैलाइन सॉइल की पीएच जो है वो बेटा 8.5 से कम होगी, लवणीय मृदा जो है वो 8.5 से कम होती है, 7 से 8.5 के बीच में होती है। एल्कलाइन सॉइल जो है इसकी 8.5 से ज़्यादा होती है पीएच। और अभी मैंने आपको बताया था सैलाइन एल्कलाइन सॉइल है, इसके ये तीनों ही जो पॉइंट है ईसी, ईएसपी और पीएच, ये जो है ज़्यादा रहते हैं। मतलब ईसी इसकी क्या होगी 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से ज़्यादा, ईएसपी 15% से ज़्यादा और पीएच भी 8.5 से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये इंडेक्स है, आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और इस पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लेना। आप 2 कलर के पेन यूज़ करके भी इसको लिख सकते हैं कि सैलाइन सॉइल के अंदर किसके साल्ट होंगे, क्लोराइड और सल्फेट के, इसको सोलन चाक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में एल्कलाइन सॉइल में किसके होंगे, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साल्ट होंगे, ठीक है। इसको सोलोनेल्ज के नाम से जाना जाता है। सैलाइन एल्कलाइन सॉइल के अंदर को किस नाम से जाना जाता है, सोलोडाई के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आपको ये इंडेक्स अच्छे तरीके से समझ आ गई है। इसके बाद में अपने बात करते हैं फैक्टर्स की, ठीक है ना, भी कौन कौन से फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल के लिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा। और मैंने जो फर्टिलाइज़र वाला न्यूमेरिकल कराया था उसको आप डेली 1-2 न्यूमेरिकल अपने आप बनाकर उसको करा कीजिए ताकि आपकी जो है उस पर स्पीड बन सके, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से वो समझ आ सके न्यूमेरिकल, ठीक है। अब अपने बढ़ते हैं काउजेज के बारे में, या ऐसे बोल सकते हैं फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर
फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, या साल्ट अफेक्टेड सॉइल ही लिख लीजिए सीधा, साल्ट अफेक्टेड सॉइल। ठीक है, भी कौन कौन से फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। एक तो मैंने अभी बता दिया, क्या, क्लाइमेट। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि यदि मॉइस्चर कम होएगा, मतलब जहाँ पर बारिश वगैरह कम होती है, तो वहाँ पर कौन सी है, सैलाइन सॉइल बनेगी, क्योंकि जो साल्ट वगैरह है वो घुलकर नीचे जाएंगे नहीं, उनकी लीचिंग होएगी नहीं, तब तक वो क्या है, ऊपर ही एक्यूमुलेट होके रहेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे क्लाइमेट। ठीक है, तो मतलब इसके लिए कौन सा क्लाइमेट चाहिए, तो इसके लिए चाहिए अपने को एरिड एंड सेमी एरिड। ठीक है, एसिडिक सॉइल के लिए कौन सा था बेटा, एसिडिक सॉइल के लिए कौन सा क्लाइमेट चाहिए था, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए था। और साल्ट अफेक्टेड सॉइल के लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए, एरिड और सेमी एरिड जो है वो क्लाइमेट रहेगा। तो आपकी कौन सी सॉइल बनेगी, साल्ट अफेक्टेड सॉइल बनेगी, यानी सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साल्ट का एक्यूमुलेशन हुआ है। ठीक है, जब तक इनको पानी वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है, बारिश नहीं हुई, तो ये क्या है, साल्ट नीचे घुल कर जाएंगे नहीं, यहीं पे एक्यूमुलेट होकर रहेंगे, और इससे क्या बन जाएगी, सैलाइन सॉइल बन जाएगी। एरिड का मतलब वहाँ पर पानी की मात्रा कम है, ये साल्ट घुल कर नहीं जाएंगे। सेकेंड नंबर पे आता है आपका यूज ऑफ सैलाइन वाटर। ठीक है, यूज ऑफ सैलाइन वाटर मतलब आप लगातार जो है सैलाइन वाटर का यूज करते रहेंगे, तो वहाँ पर क्या है बेटा, साल्ट इकट्ठे होते रहेंगे। ठीक है, पानी में जो भी साल्ट वगैरह होते हैं वो सॉइल की सरफेस पे जो है वो रह जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि सैलाइन वाटर का लगातार यूज करते रहेंगे तो वहाँ पर क्या है, साल्ट है इकट्ठे होते रहेंगे। ठीक है, तो यूज ऑफ सैलाइन वाटर भी इसका काउजेज है या फैक्टर हैं। थर्ड आता है फर्टिलाइजर। इस पे अपनों ने कल भी डिस्कस की थी कि जो अमोनिकल वाले फर्टिलाइजर होते हैं वो आपके कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। और जो नाइट्रेट वाले होते हैं वो होते हैं आपके बेसिक नेचर के। मतलब यदि आप नाइट्रेट फर्टिलाइजर का यूज़ करते रहोगे लगातार, ठीक है ना, तो आपकी सॉइल कैसी बन जाएगी, सैलाइन या एल्कलाइन सॉइल बन जाएगी, साल्ट अफेक्टेड सॉइल जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो फर्टिलाइजर का क्या हो गया कि जैसे सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, मतलब इन फर्टिलाइजर का आप लगातार यूज़ करते रहोगे तो बेटा आपकी जो सॉइल है वो कैसी हो जाएगी, साल्ट अफेक्टेड सॉइल हो जाएगी, उसके अंदर साल्ट की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि अपने साल्ट वाले फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे तो साल्ट बढ़ेगा, ठीक है, एसिडिक वाले करेंगे तो एसिडिक की माने एसिड की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है ना, तो वो अपने को याद रखना है कि अमोनिकल वाले होते हैं वो एसिडिक होते हैं और जो आपके नाइट्रेट वाले होते हैं वो बेसिक फर्टिलाइजर होते हैं। इसके बाद में आता है फोर्थ पॉइंट आपका हार्ड लेयर। ठीक है, हार्ड लेयर, यदि सॉइल के अंदर हार्ड लेयर होगी तो जो साल्ट है वो घुलकर नीचे जा नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो उसके कारण भी अपने क्या है, सॉइल जो है वो एक साल्ट अफेक्टेड सॉइल बन जाएगी, क्योंकि हार्ड लेयर थी, साल्ट जो है घुलकर जा नहीं पाए तो वो वहीं पे इकट्ठे होके रह गए। इसके बाद में आता है फिफ्थ पॉइंट हाई वाटर टेबल या हाई वाटर लेवल। ठीक है, मतलब इससे इस पॉइंट का मतलब क्या है, हाई वाटर लेवल का, कि जो भूमिगत जल होता है, ठीक है, जो सॉइल के अंदर वाटर होता है वो यदि ऊपर आएगा तो उसके साथ साल्ट घुलकर भी ऊपर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो वो क्या साल्ट ऊपर ही रहेंगे। मान लो जैसे ये सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे साल्ट थे और ये पानी जो है इसका लेवल बढ़ता गया तो ये क्या इसके साथ घुलकर यहाँ पे आके जो है साल्ट रहेंगे, तो वाटर टेबल यहीं पे रहेगा ऊपर ही। ठीक है, तो ये साल्ट भी क्या रहेंगे, ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, तो ये भी इसका एक कारण है कि इसका जो अपने साल्ट अफेक्टेड सॉइल बनते हैं उसके लिए कि हाई वाटर लेवल, पानी ऊपर रहेगा तो साल्ट घुलकर इनके साथ ऊपर आते रहेंगे। ठीक है, तो ये एक 5 पॉइंट थे जो क्या है साल्ट अफेक्टेड सॉइल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनका आप एक बार अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ता है, सैलाइन वाटर का यूज़ करते रहेंगे तो क्या इफेक्ट होएगा,
यदि आप फर्टिलाइज़र का यूज करोगे तो क्या होएगा, हार्ड लेयर से क्या होता है, हाई वाटर लेवल से क्या होता है। तो ये आपके दिमाग में अच्छे तरीके से छपना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए, क्लाइमेट, यूज ऑफ सलाइन वाटर, फर्टिलाइजर, हार्ड लेयर, हाई वाटर लेवल, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और आता है, वो भी लिख लीजिए, ड्रेनेज वाला, ठीक है। पुअर ड्रेनेज, क्या लिखोगे, पुअर ड्रेनेज, मतलब जल निकास अच्छा नहीं होएगा। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, जल निकासी, है ना। जल निकास अच्छा नहीं होएगा, ठीक है। ये मान लो अपना फील्ड था, ठीक है। इसके अंदर साल्ट घुले हुए हैं, ठीक है। अब जब इस पानी को अपने बाहर नहीं निकालेंगे, एग्जिट नहीं करेंगे, तो ये साल्ट यहीं पे बने रहेंगे, ठीक है। जल निकासी अच्छी तरीके से नहीं होगी तो साल्ट घुलकर यहीं पड़े रहेंगे। यदि जल निकासी होगी तो ये साल्ट घुल करके आ जाएंगे, अपने बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब अपनी बात करते हैं इनके रिक्लेमेशन की, जो थ्योरी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल है, सलाइन या एल्कलाइन सॉइल, उसके लिए आप कौन सा रिक्लेमेशन मेथड यूज करोगे। जैसे बहुत सारे टीचर ये बता देते हैं कि जो जिप्सम है, ठीक है ना, जिप्सम पायराइट, आपको सीधा ही बता देते हैं कि साल्ट अफेक्टेड सॉइल के ये रहते हैं। लेकिन उसके अंदर भी आपको याद रहना चाहिए कि सलाइन सॉइल के लिए कौन सा मेथड जो है बेस्ट रहता है, एल्कलाइन के लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहता है, ठीक है ना। किसका यूज जो है वो एल्कलाइन सॉइल के लिए नहीं करना चाहिए, तो वो अपने इस बारे में अपनी बात करेंगे। देखिए रिक्लेमेशन की बात करता हूँ। रिक्लेमेशन क्या होता है, सुधार, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर जो है 3 मेथड यूज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं 3 मेथड, एक तो आपका हो गया फिजिकल मेथड, एक आपका हो गया केमिकल मेथड, एक हो गया आपका बायोलॉजिकल मेथड। थंबनेल पे आपने देखा होगा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट के मैंने नाम लिख रखे थे, फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल, ठीक है। तो देखिए पहले अपने बात करते हैं फिजिकल मेथड की, इसके बाद में अपने बात करेंगे केमिकल की, फिर बायोलॉजिकल की। फिजिकल जो मेथड है इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो यूज़ है वो आप सलाइन और एल्कलाइन सॉइल दोनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। फिजिकल मेथड का जो यूज़ है वो सलाइन सॉइल और एल्कलाइन सॉइल दोनों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, पहले तो इसके आप आगे लिख लेना कि इसका यूज़ जो है वो सलाइन और एल्कलाइन दोनों ही, मतलब क्षारीय और लवणीय मृदा दोनों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है लीचिंग। लीचिंग जो है सबसे बेस्ट मेथड है सलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए, ठीक है ना। सलाइन और एल्कलाइन सॉइल है, मतलब साल्ट फैक्टर जो सॉइल है उसके रिक्लेमेशन के लिए जो है फिजिकल मेथड जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है ना। तो ये आप जरूर लाइन लिखना, आपके शायद राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम होता है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बेस्ट मेथड ऑफ सलाइन सॉइल रिक्लेमेशन, सलाइन या एल्कलाइन सॉइल रिक्लेमेशन, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, बेस्ट मेथड ऑफ सलाइन या एल्कलाइन रिक्लेमेशन। इसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे साल्ट थे, ठीक है। जैसे ही अपने इसको क्या दिया, पानी दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये साल्ट घुल कर क्या है नीचे के संस्तरों में चले गए, जिसको बोलते हैं अपने लोअर होरिजोन, ठीक है ना। ये क्या हो गया, निचले संस्तरों यानी लोअर होरिजोन के अंदर जो है वो साल्ट घुलकर चले गए, ठीक है। और यहाँ पे जाके जो है एक्यूमुलेट हो गए। तो ये क्या एक परमानेंट मेथड भी है कि इसके द्वारा जो साल्ट घुलकर सारे ये जो है नीचे जाके बैठ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि इट इज़ परमानेंट मेथड, ठीक है। इट इज़ परमानेंट मेथड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि बेस्ट मेथड और परमानेंट मेथड कौन सा है, लीचिंग है, क्योंकि इसके द्वारा साल्ट क्या है घुलकर नीचे चले जाते हैं। अब यहाँ से बेटा एक प्री पीजी के अंदर आपका क्वेश्चन आया है लीचिंग रिक्वायरमेंट का। कल मैंने LR से आपको क्या लिखाया था, लाइम रिक्वायरमेंट। मैंने बोला था कि इससे एक पॉइंट और बनेगा,
लीचिंग रिक्वायरमेंट का, जो आपको कल की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो आज अपने पढ़ेंगे लीचिंग रिक्वायरमेंट के बारे में। लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है बेटा, कि जो आपकी सोइल है उसके अंदर जो साल्ट है उनके रिक्लेमेशन के लिए जितने अमाउंट की आपको वाटर की अमाउंट आवश्यकता है, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे लीचिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है कि रिक्वायर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, फॉर रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन एल्कलाइन सोयल या साल्ट जो है साल्ट रिक्लेमेशन। ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपने लीचिंग रिक्वायरमेंट। इसका फॉर्मूला है वो अच्छे तरीके से नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, ECI अपॉन में ECD। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, ID से याद रखना है। ठीक है ना, तेरी ID बता दे, है ना, तो ID EC तो आपको याद रह ही जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, ECID। ठीक है, I ऊपर आएगा, D नीचे आएगा। I का मतलब क्या होता है, इरिगेशन वाटर। ठीक है, और D का क्या होता है, ड्रेनेज वाटर। समझ आ गया बेटा, फॉर्मूला क्या रहना है, ECI अपॉन में ECD। ठीक है, इरिगेशन वाटर और ड्रेनेज वाटर। ये एग्जाम के अंदर आपके प्री पीजी के अंदर जो है ये पूछा हुआ फॉर्मूला है कि लीचिंग रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है लीचिंग रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला, ECI अपॉन में ECD। I का मतलब क्या हो गया, इरिगेशन वाटर, और D का मतलब क्या हो गया, ड्रेनेज वाटर। और ये प्री पीजी के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में जो है सेकंड मेथड आता है आपका, लीचिंग के बाद में आता है आपका फ्लशिंग। ठीक है, फ्लशिंग जो है, फ्लशिंग का मतलब क्या होता है, बहाना। मतलब फील्ड के अंदर क्या आते हैं, ये फील्ड है, इसके अंदर पानी से अच्छी तरीके से इसको भर देते हैं फील्ड को। ठीक है, तो जो साल्ट वगैरह वो घुल जाते हैं और इसके बाद एक साइड से जो है पूरे पानी को खेत से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पानी के द्वारा बहाकर जो है साल्ट को ले जाते हैं। इधर वाली साइड से पानी आता रहता है और यहाँ से साल्ट घुलकर यहाँ पे बाहर निकलते रहते हैं, तो ये होता है एक फ्लशिंग। थर्ड इसके अंदर आता है फिजिकल के अंदर स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग मतलब खुदाई सी करना, है ना, उसको स्क्रैप करना। ठीक है, ऊपरी परत को क्या कर देना, हटा देना। तो ये मान लो लेयर है, यहाँ पे क्या है, साल्ट वगैरह लगे हुए हैं, तो खुरपी या फावड़े की सहायता से क्या करते हैं, ऊपर वाली लेयर को जो है स्क्रैप कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं। ठीक है ना, तो ये एक पुअर मेथड से भी माना जा सकता है। ठीक है ना, तो बेस्ट मेथड तो सिर्फ लीचिंग रहता है। तो फ्लशिंग का मतलब साल्ट को बहाना पानी के द्वारा, स्क्रैपिंग का मतलब ऊपरी परत को हटाना। ठीक है, एक और आता है इसका, ठीक है, एक आपका जो ड्रेनेज वाला पॉइंट है वो भी आप लिख सकते हो इसके अंदर। लीचिंग के अंदर भी आ जाता है, वैसे पानी के द्वारा, फ्लशिंग के द्वारा भी वो पॉइंट आ जाता है, लेकिन आप अलग से ड्रेनेज पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो कि ड्रेनेज के द्वारा जो है आप इसको सही कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब पानी के अंदर साल्ट को घोलकर इसको निकाल सकते हो, निकासी कर सकते हो। ज़्यादातर उसको फ्लशिंग के अंदर ही नोट कर लिया जाता है। ठीक है, तो लीचिंग, फ्लशिंग, स्क्रैपिंग, और एक फोर्थ पॉइंट और आप लिख लीजिए, ट्रेंचिंग। ट्रेंच का मतलब क्या होता है, नाली बनाना। तो ट्रेंचिंग के अंदर क्या करते हैं, ये मान लो आपका फील्ड है, इसके अंदर खाई खो देते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नाली बनाई, ट्रेंच बनाई। अब इसकी जो मिट्टी थी वो बाहर डाल दी, ठीक है, ऊपर वाली मिट्टी। ठीक है, इसको एक साइड में कर लेंगे। अब इसके पास जो है यहाँ पे जो साइड के अंदर जगह थी, इसके ऊपर से इन साल्ट वाली लेयर को हटाया और इसके अंदर डाल देंगे। फिर जो साफ मिट्टी थी उसको इससे नाली से भर देंगे। तो ये एक पुअर मेथड माना जाता है, इसके अंदर लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लीचिंग मेथड ही बेस्ट रहता है। ट्रेंचिंग के अंदर नालियाँ बना लेते हैं, साइड वाली जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल थी उसको इसके अंदर दबा देते हैं ताकि जो सॉइल है वो सही हो जाए। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल मेथड। इसके बाद में आता है आपका केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, खोले। केमिकल मेथड की बात करते हैं तो केमिकल मेथड के अंदर क्या होता है आपको याद रखना है। केमिकल मेथड के अंदर आप केमिकल्स का यूज करोगे, केमिकल अमेंडमेंट्स जिनको बोलते हैं, मृदा सुधारक, सॉइल अमेंडमेंट्स जिनको बोल सकते हैं अपने। तो इसके अंदर क्या होता है कि जिप्सम हो गया, ठीक है,
पायराइट हो गया, जिप्सम हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, एलिमेंटल सल्फर हो गया, इनका आप यूज़ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे पहले अपने इक्वेशन देखते हैं। और एक चीज़ याद रखना, केमिकल मेथड का यूज आप किसके अंदर कर सकते हो, जो आपकी एल्कलाइन सॉइल होती है उसी के अंदर आप इसका यूज कर सकते हो। फिजिकल मेथड का मैंने बताया था कि सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल दोनों के अंदर यूज कर सकते हो, जबकि केमिकल मेथड का यूज बेटा आप सिर्फ एल्कलाइन सॉइल के अंदर ही कर सकते हो। ठीक है, तो पहले अपने जिप्सम की इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। ठीक है, तो मान लो ये अपनी सॉइल थी, इस पे सोडियम लगा हुआ था। ठीक है, सोडियम के साल्ट थे, अपनों ने इसके अंदर जिप्सम डाला। ठीक है, जिप्सम डाला तो क्या हुआ कि ये जो कैल्शियम था ये तो रह गया सॉइल पे बेटा। ठीक है, और सोडियम सल्फेट जो है वो निकल गया, और इसकी क्या होगी, लीचिंग होगी। समझ आ गया, सॉइल पे सोडियम साल्ट्स थे, अपनों ने जिप्सम डाला तो जो कैल्शियम था वो सॉइल पे रह गया, और जो था सोडियम सल्फेट वो क्या है, लीचिंग हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो जिप्सम की ये इक्वेशन है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। एक इक्वेशन ये भी बना सकते हो, सॉल्यूशन है कोई सॉइल सॉल्यूशन, उसमें सोडियम जो है, सोडियम साल्ट्स हैं। ठीक है, अपनों ने इसके अंदर कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम को डाला। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सॉइल पे आपके क्या रह गया, सॉइल सॉल्यूशन जो था उसके अंदर रह गया कैल्शियम। ठीक है, उस पे क्या रह गया, सॉइल सॉल्यूशन पे कैल्शियम रह गया, और आपके जो सोडियम था वो लीच्ड आउट हो गया, उसकी लीचिंग हो गई। तो ये आप दो इक्वेशन नोट कर लीजिए जिप्सम की। इसके बाद में अपने पायराइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके केमिकल अमेंडमेंट्स के अंदर था जिप्सम का, जिप्सम की दो इक्वेशंस हैं। इसके बाद में अपने किसकी इक्वेशंस पढ़ेंगे, इसके बाद में अपने पढ़ेंगे जो पायराइट है उसकी। ठीक है, जिप्सम और पायराइट की आपको इक्वेशन कराऊंगा। इसके अलावा आप नाम बता सकते हो, यदि आपकी थ्योरी एग्जाम के अंदर आता है तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, एलिमेंटल सल्फर हो गया, इसका भी आप यूज़ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल मेथड के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स जो है इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिए। इक्वेशन को अच्छे तरीके से देख लेना, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉरी, नोट कर लिया होगा जिप्सम की इक्वेशन आपने, और थोड़ा सा अपनी सपोर्ट दिखाइए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कीजिए। ठीक है ना, ताकि एक मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो जुड़ रहे हैं, मतलब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं पायराइट के बारे में। ठीक है, पायराइट जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए पायराइट का फॉर्मूला क्या होता है, FeS2। क्या होता है बेटा, FeS2। ठीक है, ये आपको याद रखना है, FeS2। अब देखिए जो पायराइट होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है कि जब इसकी इक्वेशन कराते हैं, जब मतलब इसको सॉइल के अंदर एप्लीकेट किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन की जाती है, तो जो सल्फर होता है, ठीक है, जो आपका ये जो फेरस होता है और सल्फर होता है वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, FeS2 की कराई O2 से, तो इसने क्या बना लिया, Fe फेरस ऑक्साइड प्लस SO3। ठीक है, क्या बना लिया इसने, SO3, 2O2 से कराते हैं, तो देखिए 2 2 4, 3 और 1 4 हो गया ना ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये SO3 क्या करता है, ये जो SO3 है इसकी इक्वेशन कराते हैं, रिएक्शन जो है कराते हैं अपने H2O के पानी के साथ जब करते हैं तो ये बना लेगा H2SO4। ठीक है, और ये H2SO4 क्या करता है बेटा, कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है उसके साथ क्या करेगा,
कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और ये H2CO3 है ये अलग बन जाएगा, मतलब ये आगे जाके CO2 और H2O बना लेगा। समझ आ गई बेटा? ठीक है, ये क्या बना लेगा? CO2 और H2O बना लेगा। इसके बाद में ये कैल्शियम सल्फेट जो है सोइल के अंदर जो सोडियम थे, ठीक है, इसको क्या कर देगा? साइड में कर देगा और खुद इसकी जगह बना लेगा। ठीक है, तो ये अपनी सोइल थी, यहाँ पर आ गया आपका कैल्शियम और ये जो है सोडियम सल्फेट था Na2SO4 है, ये जो है लीच्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पायराइट की इक्वेशन है, इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिए। ठीक है, और कुछ बुक्स के अंदर इसके अंदर पता है क्या लिखा होता है? यहाँ से इक्वेशन को एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं, सल्फर को अलग से लिखते हैं, फिर सल्फर की द्वारा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिर SO3 बनता है। ठीक है ना, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और एक स्टेप बनाकर ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने डायरेक्ट ही आपको कराया है। ठीक है, और एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करके आते हैं तो उनकी सही भी होती है। ठीक है, तो ये हो गई पायराइट की इक्वेशन। इसके बाद में आपके जो है सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंटल सल्फर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका केमिकल मेथड हो गया। अब लास्ट आपका रहता है बायोलॉजिकल मेथड, जिसके अंदर आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है कि आपको ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करना होता है। ठीक है ना, जैसे आप ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करोगे तो उसका डिकम्पोजिशन होएगा, उससे क्या बनेंगे? ऑर्गेनिक एसिड्स बनेंगे, जो क्या है, जो आपकी साल्ट फैक्टर सॉइल थी वहाँ पर जो है pH जो है उसको कम कर देंगे। मतलब कम करने का मतलब क्या हो गया कि एसिडिक की तरफ ले जाएंगे। वैसे तो pH जो है वो एसिडिक की तरफ जाएगी। ठीक है ना, किसके कारण? ऑर्गेनिक एसिड के कारण। आप मैन्योर का भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके आते हैं बायोलॉजिकल के अंदर। ऑर्गेनिक मैटर का आप जितना यूज़ करोगे तो वो सॉइल एंड सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए रहता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।